आज की तारीख में जब हम यहाँ पर निर्माण भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें इसकी बहुत अहमियत हो जाती है। बाकी चीज़ों से आम आदमी अलग दूर हट कर रह सकता है, लेकिन जब उसके लिए किसी निर्माण की बात होती है तो वो उस छोटे स्तर से शुरुआत उसकी होती है। कितना उत्साहवर्धक स्थिति इस समय पूरे हिंदुस्तान में या फिर मैं आपके क्षेत्र में कहूँ तो आपको दिखती है, इससे पहले कि हम आगे के सवालों तक पहुँचे। उत्साहवर्धक, कितना एक्साइटिंग, कितना। देखिए, अगर रियल एस्टेट की बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान, तीन बेसिक ज़रूरत जो ह्यूमैनिटी की हैं, उसमें मकान एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरी इकोनॉमी के अंदर भी जो रियल एस्टेट का जो इम्पोर्टेंस है, डायरेक्टली अभी करीबन 7-8% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट का। लेकिन किसी भी अगर विकसित देश की बात करेंगे, चाहे अमेरिका की इकोनॉमी की बात करें और चाइना की इकोनॉमी, जब वो 2000 से 2015-16 तक काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, तो उसके अंदर जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन था रियल एस्टेट का वो लगभग 20% रहा और लगातार करीबन एक डिकेड से ज़्यादा रहा। वही स्थिति हम आने वाले टाइम में देख रहे हैं। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि विकासशील को विकसित में बदलना है, तो रियल एस्टेट एक उसकी डेफिनेटली बैकबोन होने जा रही है। घर के अलावा बाकी सब चीज़ें भी रियल एस्टेट से जुड़ी हैं, चाहे आप अपने होटल्स कह लीजिए, वेयर हाउस कह लीजिए, जो जहाँ भी निर्माण करना है, निर्माण एक बेसिक चीज़ है। जिस होटल में बैठे हैं ये भी रियल एस्टेट है। जब तक चीज़ें, बिल्डिंगें बनेंगी नहीं तो उसके अंदर प्रोग्रेस के लिए, विकसित भारत के लिए रियल एस्टेट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है। एक दूसरा पहलू भी है अर्बनाइजेशन का। अभी हम लगभग 30-32% अर्बनाइज मानते हैं पूरे इंडिया के अंदर जो है, लेकिन ये आंकड़ा तेज़ी से बदलने वाला है। अगले 5 से 10 साल के अंदर ये आंकड़ा लगभग 40 से 45% होने वाला है। तो इतने लोग जो हैं शहरों के अंदर जो है मूव होने वाले हैं, तो खाली अब शहरों की बात जो है केवल 7-8 मेट्रो तक सीमित नहीं रह गई है। नए छोटे सेंटर्स जो टायर 2 टायर सिटीज़ जिसे हम बोलते हैं, वो भी अपने आप में जो है डेवलप हो रहे हैं। तो रियल एस्टेट का आने वाला फ्यूचर जो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर 2016 के बाद जब से जो रिफॉर्म्स हुए रियल एस्टेट के अंदर, जब से रेरा का इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो इसमें केवल अब सीरियस प्लेयर्स ही जो है वो अब रियल एस्टेट को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। कुछ लॉज ऐसे हैं, कस्टमर अवेयरनेस भी बहुत बड़ी है। जो आप देखते थे एनसीआर के अंदर जो एक लेगेसी प्रॉब्लम्स थी, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थी, वो अब आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। 2016 के बाद जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं वो टाइमली कंप्लीट हो रहे हैं, उसके अंदर जो वादे किए जा रहे हैं। इसका क्या कारण रहा है? इसका कारण, क्योंकि देखिए आपके ग्रुप के लिए मैं कह सकती हूँ कि कोई विवाद नहीं, आप लोग की डिलीवरी टाइमलाइंस अच्छी हैं, और जब भी एक ट्रस्ट नहीं होता है उसके बिना होता नहीं है, तो वो ट्रस्ट आप लोगों ने डेवलप किया है। लेकिन ये जो आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये आखिर क्यों? देखिए, 2016 से पहले कोई एंट्री बैरियर इस लाइन के अंदर नहीं था। एनीबडी कैन बिकम अ डेवलपर जो है। बहुत सारे लोग जो केवल लैंड का काम करते थे, कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम करते थे, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आई कि वो सब लोग 2-2, 4-4 मिले और उन्होंने कहा ये तो बहुत ही आसान काम है। कोई एंट्री लेवल नहीं था, कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं था कि कौन आदमी प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है, कौन आदमी ऐड दे सकता है, कौन आदमी का पैसा कहाँ होगा। बैंकों से आप पैसा ले रहे हैं, कस्टमर से पैसा ले रहे हैं, उस पैसे की कोई मॉनिटरिंग नहीं थी। लेकिन 2016 के बाद ये सब चीज़ें बंद हुई। आज की डेट में आप 70% पैसा आपको अकाउंट में ही रखना पड़ेगा। वो मॉनिटर हो रहा है थ्रू रेरा, वो मॉनिटर हो रहा है थ्रू बैंक्स एंड इवन द कस्टमर अवेयरनेस। जो कस्टमर अवेयरनेस बढ़ी वो भी बहुत एक बड़ी वजह रही। और आज प्रोजेक्ट को डिले करना और प्रोजेक्ट को ना बनाने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि उसको कोई भी अच्छी कंपनी जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसलिए अब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ डेवलपर्स कम है, लेकिन जो हैं वो सीरियस हैं, जो इस लाइन को समझते हैं और इस लाइन में आगे तक रहना चाहते हैं। तो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन, प्रोजेक्ट की क्वालिटी, टाइमलाइन, ये बहुत तेज़ी से सुधर रही है और आने वाले टाइम के अंदर आपको और अच्छा मिलेगा। और अब जो एक नया दौर शुरू हुआ है स्पेशली कोविड के बाद, द डिज़ाइनिंग ऑफ बिल्डिंग, द कॉमन एरियाज़, जो उसके अंदर ग्रीन एरियाज़ हैं, इनके सब के अंदर भी एक ड्रास्टिक चेंज आपको नए जितने भी प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, ट्रूली इंटरनेशनल, हाई राइज विथ मोर सेफ्टी, मोर फैसिलिटीज़ जो है। तो आने वाले टाइम के अंदर मैं खासकर दिल्ली और एनसीआर की तो बात कह सकता हूँ कि एक पूरी स्काई लाइन आपको अगले 10 साल के अंदर चेंज होती हुई दिखाई देगी। जब भी कोई बड़ा शहर होता है वो सपनों का शहर बन जाता है, सारे लोग वहाँ आना चाहते हैं। तो केवल दिल्ली नहीं, इसीलिए एनसीआर रहा। एनसीआर में भी नोएडा, गुड़गांव भी लगा जैसे कि पूरी तरीके से सैचुरेट होते जा रहे हैं। क्या यमुना एक्सप्रेसवे उसमें एक ऐसा क्षेत्र हम कह सकते हैं जो आने वाले दिनों का बिल्कुल नया शहर है?
जी, मेरा मानना है कि किसी भी शहर को डेवलप होने के लिए कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यमुना आज की डेट में फुलफ़िल करता है। तो यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी एक लीज़ होल्ड अथॉरिटी है, जहाँ एवरीथिंग इज़ ओन्ड बाय द अथॉरिटी। तो कोई प्राइवेट डेवलपमेंट नहीं हो सकता, किसी ने भी अगर किसान से ज़मीन ली और वो कुछ भी वहाँ नहीं बना सकता। एवरीथिंग एज़ पर द मास्टर प्लान, एज़ पर द प्लानिंग। तो एक तो वो बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पर एक प्लान्ड डेवलपमेंट हो रहा है। सेकंड, जो लैंड बैंक, हर चीज़ के लिए लैंड इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर रियल एस्टेट। तो इतना बड़ा लैंड बैंक मेरे ख्याल हिंदुस्तान में किसी भी अथॉरिटी के पास नहीं है कि पूरा जो एक्सप्रेस वे है नोएडा टू आगरा, करीबन 160 किलोमीटर से ज़्यादा का, उसके दोनों तरफ नोटिफाइड एरिया है। थर्ड, जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से एनसीआर का ये पार्ट नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस पे लैक कर रहे थे, दैट इज़ एयरपोर्ट। तो जो एयरपोर्ट है वो ना केवल इंडिया का सबसे बड़ा है, शायद एशिया में भी सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। और वो एयरपोर्ट केवल पैसेंजर्स को टेकर नहीं कर रहा, उसके अंदर एमआरओ एंड लेटर ऑन द बड़े जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनकी मेंटेनेंस एंड रिपेयर, जो अभी केवल सिंगापुर और दुबई के अंदर होती है उसमें, और लेटर ऑन उसकी असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ तक का जो प्लान है वो उस पूरे क्षेत्र को एक नया आयाम देने वाला है। वहाँ पर रेजिडेंशियल एक सीमित एरिया में ही हो सकता है, मास्टर प्लान के हिसाब से केवल 19% इज़ द रेजिडेंशियल, बैलेंस इज़ इंडस्ट्रियल एंड आईटी। तो जो लगभग 90,000 से ज़्यादा नई इंडस्ट्रीज़ को अलॉटमेंट हुआ है विद द कंडीशन के 5 साल के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो आने वाले 5 से 8 साल के अंदर आपको वहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, नई तरह की थीम सिटीज़, चाहे वो फिल्म सिटी हो, चाहे वो टॉय सिटी हो, अपना मोबाइल सिटी हो, इस तरह की थीम बेस्ड जो है टाउनशिप्स और जो जॉब जनरेटर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो उस लिहाज से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्लान्स हैं यूपी गवर्नमेंट के, और सबसे बड़ी बात किसी भी इन्वेस्टमेंट को, किसी भी घर को लेने में जो होती है एक लॉ एंड ऑर्डर एंड परसेप्शन। तो जो यूपी का जो एक परसेप्शन लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से और इन्वेस्टमेंट की तरफ से, एक जो भरोसा पूरे देश में नहीं विदेशों में भी आया है, वो भी यूपी को और ख़ासकर इस एरिए को एक अलग तरीके से ड्राइव कर रहा है। और पूरे वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे जो भी मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ है वो एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे के किनारे हुआ है, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। यमुना को एक बहुत बड़ी चीज़ और भी जोड़ती है कि दिल्ली बॉम्बे जो फ्रेट कॉरिडोर है, आप यहाँ पे कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आप डायरेक्टली शिप कर सकते हैं उसको, यहाँ से नॉन स्टॉप जो है आपकी गुड्स ट्रेन और शिप से कुछ भी यहाँ मंगा सकते हैं। तो वो भी एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हब जो है वो बनने वाला है। तो ये सारा एरिया जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे वाले आने वाले टाइम में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एरिया बनने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने सही कही, इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत बहुत रहती है। किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की आवश्यकता है इस क्षेत्र को, यमुना एक्सप्रेसवे वाले क्षेत्र को, ताकि वो अपना पूरा पोटेंशियल हासिल कर पाए? देखिए, अगर कई बार ये अभी कंपैरिजन आपके यहाँ भी चल रहा है, कई बार मीडिया में चल रहा है, गुड़गांव और गुड़गांव एंड नोएडा। गुड़गांव के अंदर डेफिनेटली एक इंटरनेशनल इमेज बिल्डिंगों की जिस तरह से बनी, जिस तरह का जो है कॉरपोरेट स्ट्रक्चर यहाँ पर बना, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लैग हो गया। उसकी कमी हमारे को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस में नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर लैंड पहले एक्वायर हुई है, मास्टर प्लान बना है, 10 डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पहले डेवलपमेंट हुआ है, फिर मास्टर प्लान बना है, फिर जो है रोड्स और सीवर बना है। तो कुछ एक जो है वो फ्री होल्ड और लीज होल्ड का जो आप फ़र्क देख सकते हैं। तो उस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सबसे पहले नोएडा बना, नोएडा से इम्प्रूव हुआ, ग्रेटर नोएडा बना, और ग्रेटर नोएडा के बाद भी जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ग्रीन, एसटीपी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्रॉबेबली इंडिया के अंदर ऐसे 2 शहर हैं जो अपना 100% सीवर ट्रीट करते हैं। तो विकास के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी, ये जो चीज़ है ये आपको इन शहरों में देखने को जो मिलेगी। प्लस डेवलपर्स भी एज ए पर्टिकुलर गॉड ग्रुप की बात करें तो हमने भी ये प्लेज लिए कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करेंगे उसको हम रिन्यूएबल तरीके से प्रोड्यूस करेंगे। ऑलरेडी 15 मेगावाट का प्लान हमारा रनिंग है पहले 1 साल से, उसको हम कैप्टिव यूज़ के लगा रहे हैं, आगे अभी 50 मेगावाट का और लगा रहे हैं। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी सारे रियल इस्टेट के लिए एक चैलेंज दिया है कि बाई द 2035 to 40 जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करेंगे अपने प्रोजेक्टों में उतनी हम प्रोड्यूस करें। तो उस दिशा में पूरे देश में डेवलपर्स जो है अब इसको प्रोजेक्ट का एक पार्ट ही बना रहे हैं कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करें तो विकास और पर्यावरण या एनवायरनमेंट दोनों साथ साथ चल सकते हैं।
तो इसकी राह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमें अक्सर जो है उनके संदेशों से या उनकी जो जितनी भी बातें होती हैं उससे भी हम जो है ड्राइव कर रहे हैं, और जो बेस्ट मॉडल पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है चाहे इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट जो होता था 2020 से पहले और 2020 के बाद ही आपको देखने को चेंज मिलेगा। उसकी एक बड़ी वजह जो है कोविड के बाद जो लोगों के माइंडसेट के अंदर जो चेंज आया है घर को लेके, स्पेशली जब लोग घर में 2-2 3-3 महीने बंद रहे तो घर का एक एक कोना उन्होंने जिया, और उसी वजह से आप देखेंगे डिमांड ड्रास्टिकली चेंज हुई। स्पेशली एनसीआर के अंदर आज की डेट में हार्डली 2 बेडरूम कोई लेना नहीं चाहता, डिमांड भी नहीं है, बन भी नहीं रहे हैं। मिनिमम 3 बेडरूम 4 बेडरूम, थोड़े से बड़े घर, प्रॉपर घर, और घर के बाहर जो है घर के बाहर आपको कितना ग्रीन एरिया मिल रहा है, कितना क्लब एरिया मिल रहा है, कितना कॉमन एरिया मिल रहा है, ये सब चीज़ों पे लोग अब ध्यान देने लगे हैं। पहले इस चीज़ को ध्यान नहीं होता था, पहले केवल कॉस्ट और मेरे को घर क्या मिल रहा है। तो एक माइंडसेट, एक अप्रोच, डेफिनेटली डिमांड एंड सप्लाई हमेशा एक दूसरे से बंधी हुई है। जैसा लोग चाहेंगे वैसी बिल्डिंगें बनेंगी। जिस तरह से जो है लोगों की अब डिमांड बढ़ी है, और ये चीज़ इसलिए भी बढ़ी है कि अब जो जनरेशन, जो एक हमने भी सर्वे किया, आप लोगों के भी सर्वे में आता है, जो फ्लैट को खरीदने की, घर खरीदने की जो उम्र है वो ड्रास्टिकली कम हुई है। पहले 45-50 साल के उम्र में आदमी सोचता था मेरे को घर लेना है। आज की डेट में जो यंग जनरेशन है, जो 95 के बाद पैदा हुए हैं, अब वो जो है जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके हाथ में पैसा है, वो लोग अपने 30 साल की उम्र में ही जो है अपना घर लेना चाह रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ डिमांड एंड डिज़ाइनिंग इन दोनों को जो है इम्पैक्ट कर रही है। ये अच्छा आपने पर्यावरण से जोड़ा, क्योंकि जहाँ पर जिस एक्सप्रेसवे के नाम के साथ ही यमुना नदी का नाम जुड़ा हुआ है, वहाँ पर अच्छी बात है कि बिजनेसेस हमारे उस सोच के साथ आगे बढ़ें। लेकिन अगले 5-10 साल में अगर मैं कहूँ तो इस क्षेत्र में गौड़ ग्रुप की तरफ से क्या योजनाएं हैं? देखिए, योजना तो खैर डिमांड, सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड उस पर डिपेंड करती है, लेकिन जो लेगेसी अभी तक हमने मेंटेन करी है कि एवरी टाइम ऑन टाइम, और जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं आज पिछले 31 ईयर से हम इस लाइन में, नॉट इवन ए सिंगल प्रोजेक्ट कभी नहीं रुका है, हमेशा टाइम पे डिलीवर हुआ है। उसी लेगेसी को आगे लेके जाएं, और एक ट्रूली इंटरनेशनल फ्लेवर बिल्डिंग्स के, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग्स हों, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, उसके अंदर डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी पे काफ़ी हमने अभी इन्वेस्ट किया है। वी इन्वेस्ट मोर देन 150 करोड़ रुपीज़। टाइम लाइन को कम करना चाहिए। टाइम इज़ मनी, टाइम की बात हमारे पीएम भी करते हैं, हमारे सीएम भी करते हैं, और टाइम इज़ द एसेंस जो है। तो यूजुअली पहले 25 स्टोरी बिल्डिंग में जहाँ पर 4 साल लगते थे, आज 2 साल के अंदर हम उसे ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद जो है अल्टरनेटिव मटेरियल लाइक स्टील बिल्डिंग्स, अभी 1 मिलियन स्क्वायर फीट 36 वीक्स के अंदर कंप्लीट किया है। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मोर सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, मोर ग्रीन बिल्डिंग्स, जहाँ पर जो है कम एनर्जी यूज़ हो, कम जो है वाटर यूज़ हो, उस तरह की बिल्डिंग डिज़ाइनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उसी को लेके आगे जो है बढ़ना चाहते हैं। एक अच्छा रियल एस्टेट लोगों को जो है लोग रहे, और आपने सही कहा कि सपना होता है, हम घर बनाते हैं, लेकिन डेफिनेटली जो खरीदता है उसमें उसका कहीं ना कहीं सपना जुड़ा होता है। तो हमारा काम और लोगों का सपना आपस में कैसे जुड़ सके, इसके ऊपर और फोकस रहेगा आने वाले टाइम के अंदर। बाकी अब केवल ये नहीं कि सर पर एक छत हो, बल्कि उसके आगे अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, सपने सब बढ़ चुके हैं। सर, जीएसटी को लेकर जो निर्णय हुआ है, उसका असर आप इस सेक्टर पर भी पड़ता देख रहे हैं सकारात्मक? डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी की वजह से क्या हुआ है कि जीएसटी रियल एस्टेट के लिए इनपुट क्रेडिट ख़त्म कर दिया गया था, आपको भी मालूम है। तो एक 18% की एक एक्स्ट्रा कॉस्ट रियल एस्टेट के ऊपर लग रही थी, जो कि अल्टीमेटली उसकी प्राइस के ऊपर कहीं ना कहीं, और उसका जो असर फाइनल कॉस्ट के ऊपर पड़ता था, एक तो उसमें डेफिनेटली कम आएगा, क्योंकि हमें हर साल जो है कहीं ना कहीं कॉस्ट जो बढ़ानी पड़ रही थी, एक तो वो कॉस्ट बढ़नी रुकेगी। और रियल एस्टेट स्पेशली रेजिडेंशियल के अंदर लगभग 250 आइटम्स हम यूज़ करते हैं, छोटी से लेके बड़ी तक, स्टील सीमेंट से लेके लकड़ी, कील, पेंट, तार, एवरी आइटम जो आप देखते हैं वो हमारे यहाँ यूज़ होती है, और उसमें काफ़ी कुछ जो है फ़र्क आएगा। डेफिनेटली ये अभी जब लागू होगा, और जिस तरह से सप्लायर्स की जो है इनपुट कॉस्ट है, क्योंकि हम कोई एक चीज़ नहीं है जिसे एक दिन के अंदर कैलकुलेट कर सके कि भाई इस पर कल तक 28% लग रहा था और आज 18 लग रहा है, तो इतना कॉस्ट रिडक्शन हो गया। वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 250 आइटम्स,
तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में कॉस्ट का रैशनलाइज होगा। और एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, जो स्टीप तरीके से कॉस्ट बढ़ रही थी उसमें कहीं ना कहीं ज़रूर जो है रोक लगेगी। अच्छा, क्योंकि वित्त मंत्री भी इस बात को लेकर चर्चा कर चुकी हैं, हमारे भी आज तक के मंच पर आई थी और उनकी तरफ से कहा गया था कि हम उम्मीद करते हैं कि ये पास ऑन होगा कंज्यूमर्स को। तो ये कब तक आप समझ रहे हैं कि उसका रैशनलाइजेशन जो है वो होगा, ताकि जो एक ग्राहक है वो उसको महसूस कर सके? नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, रियल इस्टेट के लिए स्पेशली टाइम मिलेगा। रियल इस्टेट ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बनने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। आप मोबाइल ख़रीदते हैं, पैकिंग खोल के देखते हैं, आप पैसा देते हैं, आपको मोबाइल मिलता है। कार खरीदते हैं, शोरूम में जाते हैं, चाबी स्टार्ट करके घर ले आते हैं। रियल इस्टेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लगभग 4 साल मिनिमम जो है, जब वो स्टार्ट होता है और जो डिलीवर होता है, अगर सब कुछ टाइम से ठीक चल रहा है तो 4 साल मिनिमम है। एनसीआर में ज़रूर उसमें 7-8 महीने और जुड़ गए हैं, क्योंकि हर साल 2 या 3 महीने जो है पॉल्यूशन की वजह से वो काम बंद होता है। तो इतना लंबे टाइम के अंदर उसका 4 साल का इन्फ्लेशन वो सब ऐड होता है, तो डेफिनेटली इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि दिस इज़ ए क्वाइट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ये सही बताइए एक बिजनेसमैन के तौर पर, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो इतनी चर्चा होती है, इज़ इट ईजी टू डू बिजनेस अभी भारत में? हाँ, देखिए क्या है कि एक जो माइंडसेट जो है 40-50 साल से बना हुआ है, और जो डिसीजन मेकिंग लोग जो बैठे हैं खासकर नीचे लेवल पे, ऊपर बहुत कुछ चेंज हुआ है। यूपी में हम काम करते हैं, सारा जीवन यूपी में ही काम करने से बीता है। जो ऊपर के लेवल पे, जहाँ पे आप कह सकते हैं आईएएस प्लस ऊपर पॉलिटिकल लेवल पे, तो बहुत ही ज़्यादा इजी एंड ट्रांसपेरेंट वर्किंग होगी। लेकिन जो नीचा लेवल है उस पर डेफिनेटली चेंज आने बाकी, क्योंकि वो क्या है कि द लॉज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज आर वेरी कॉम्प्लेक्स। क्या वो आधा गिलास खाली है और आधा भरा है, इसकी डिबेट में आप जीत नहीं सकते। जो है आप कहेंगे आधा खाली है, वो कहेगा आधा भरा है। तो उसको चेंज कर सकते हैं थ्रू पॉलिसी चेंज और थ्रू टेक्नोलॉजी। तो 2 चीज़ों पे काफ़ी काम हो रहा है। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा चेंज यूपी में बिल्डिंग बाई लॉज के लिए आया। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इनोवेटिव बिल्डिंग बाई लॉज जो है यूपी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की हैं। तो इस तरह की पॉलिसी चेंज, जिसके अंदर हमारा भी उसमें फीडबैक यही था कि सर आप मिनिमम बाई लॉज जो है वो तय कीजिए, बिल्डिंग हमें बनाने दीजिए। बिल्डिंग एक जेई और एई जो है, जो जिनकी नौकरी को 25 साल हो गए हैं, प्लीज़ उनको मत डिक्टेट कीजिए कि बाथरूम कितना बड़ा बनेगा और कमरा कितना बड़ा बनेगा और खिड़की कितनी बड़ी। यहाँ तक के बाईलॉज थे। अच्छा। तो अभी ये सब चीज़ें जो है वो ख़त्म हुई है। नाउ मिनिमम बेयरिंग, जो फायर के नॉर्म्स क्या होने चाहिए, सेटबैक क्या होना चाहिए, कितना ग्रीन छोड़ना है, कितनी हाइट होगी, इतनी चीज़ें, और एफएआर कितना आप बना सकते हैं। एफएआर की भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर आई है। अगर आपकी प्रीमियम लैंड है तो आप ज़्यादा बनाइए और गवर्नमेंट को पैसा दीजिए एक्स्ट्रा, जिससे कि वो डेवलपमेंट कर सकें। और अगर कम प्रीमियम लैंड है तो आप हॉरिजेंटल डेवलपमेंट कीजिए मिनिमम एफएआर पे। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू पॉलिसी चेंज हुई है। सारा सिस्टम अब जैसे जितने भी हमारे पहले नक्शे पास होते थे उसके अंदर जो है मैनुअल इंटरप्रिटेशन कम हो गया। ऑल थिंग इज़ ऑनलाइन अभी होते होते 2 साल हो गए, तो अब जाके वो सेटल हो गया है। तो अब सब चीज़ें जो हैं वो लगभग ऑनलाइन लेवल पे आ गई हैं। इसी तरह से जो लैंड रिकॉर्ड्स थे यूपी के अंदर, बहुत जल्दी आपको जो है रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल लैंड रॉज डिजिटलाइज हो रहे हैं। तो आप हर एक खसरे का, हर एक खेत का, हर एक घर का जो है पूरी हिस्ट्री जो है आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी से डेफिनेटली हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेटर कर सकते हैं, जो कि प्रोएक्टिवली जो सारी गवर्नमेंट कर रही है, और यूपी में खासकर काफ़ी तेज़ी से इस पे काम चल रहा है। सर, आपकी बातों से ये समझ में आता है कि आपका अपना एक नज़रिया है कि घर कैसा हो, और आप केवल एक ग्राहक नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप एक रिश्ता जोड़ रहे हैं। अगर मैं भविष्य का घर आपसे समझूं और भविष्य की योजनाएं, क्योंकि आजकल तो जो नई पीढ़ी है वो बहुत सारी चीज़ें, और एआई हर क्षेत्र में घुस रहा है, क्या इसमें भी कुछ ऐसा परिवर्तन हो रहा है? हाईटेक घरों का, भविष्य के घरों का आपके ग्रुप का क्या विजन है? नहीं, देखिए, हाँ, टेक्नोलॉजी तो हर चीज़ के अंदर जो है, एआई टेक्नोलॉजी या मशीन टूल टेक्नोलॉजी जो है, वो घर सर्च करने से लेके घर में घुसने तक और रहने तक, ये सब चीज़ों में इफ़ेक्ट कर रही है। चाहे सारा घर का ऑटोमेशन सिस्टम हो, इलेक्ट्रिक सिस्टम हो, सारे गैजेट्स आप ऑनलाइन आज ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। सारी कंप्लेंट्स
जो पहले RW ऑफिस होते थे वहाँ जाने की जगह नहीं है, पार्किंग सिस्टम आपका टोटल डिजिटलाइज हो रहा है, आपका सारा चार्जिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक, तो ये सब चीज़ें तो डिज़ाइनिंग में और सबकी वे ऑफ लाइफ में जो है चेंज कर रही है और इसको हम अडॉप्ट भी कर रहे हैं। ऑल्दो इसकी एक कॉस्ट है, तो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से तो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर हम अडॉप्ट भी कर रहे हैं और काफ़ी चेंजेस जो है आपको लिविंग के अंदर जो जब भी आप अपने नए कभी किसी घर में जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि चीज़ें, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस प्लानिंग पे, वेंटिलेशन पे, कितनी हीट जो है आप कम जो है उसमें जनरेट कर सकते हैं, इस पे जो है वो ज़्यादा रहता है, कितना ओपन एरिया। दैट्स वाई अभी आप सब वर्टिकल ज़्यादा जाने लगे, जितना आप वर्टिकल जाएंगे उतना ही ओपन एरिया आपको मिलेगा, तो वो उस ओपन एरिया, कॉमन एरिया, इसकी डिज़ाइनिंग पे जो है ज़्यादा जोर चल रहा है आजकल। हालांकि लोग वर्टिकल को लेकर थोड़ा सा इस बात को डरते हैं क्योंकि NCR दिल्ली का पूरा जो क्षेत्र है वो भूकंप मतलब उस हिसाब से बड़ा संवेदनशील होता है, इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। देखिए उसके दो एग्जांपल, अगर आप भुज की बात करें तो सबसे बड़ा भूकंप भुज में आया था, उसके बाद एक बार नेपाल में आया था, तो वहाँ पर अगर आप स्टडी निकाल के देखें नेट के ऊपर भी, केवल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ही बची थी, बाकी बिल्डिंगें जो 4 स्टोरी 3 स्टोरी जो जिनका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन नहीं होता, तो भूकंप के अंदर जो जितनी भी बिल्डिंग है आज की डेट में कोई बिल्डिंग पास ही नहीं हो सकती जब तक वो मिनिमम 2 जगह से अर्थक्वेक स्ट्रक्चर उसका अप्रूव नहीं होता। एक मिनिमम 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस के साथ स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन करता है और उसको किसी ना किसी IIT की एक अलग सेल्स बनी हुई है, वो उसको वेट करते हैं। तो जो भी अर्थक्वेक के डिज़ाइन से बिल्डिंग बनी है वही बिल्डिंग सस्टेन करेंगी, बाकी बिल्डिंग, क्योंकि भूकंप में बिल्डिंग हिल सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत सारे लोग कहते हैं सर यार ज़्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, इन पूरी बिल्डिंग में स्टील का कोई काम नहीं है। स्टील डजंट टेक लोड लेता कंक्रीट, ये केवल इसलिए डाला जाता है कि इन केस जब वाइब्रेशन होगी तो ये अपना वाइब्रेट होकर बिल्डिंग वापस अपनी उसी जगह पे आ जाए। तो जब वेल डिज़ाइंड बिल्डिंग है तो वही अर्थक्वेक में जो है सस्टेन कर सकती है। बेस्ट एग्जांपल इज़ जापान के अंदर तो जितना भूकंप जापान के अंदर आता है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं आता। वहाँ एक तरह से वो फ्लोटिंग आइलैंड आप कह सकते हैं उसके ऊपर बना है, मिनिमम 100 स्टोरी से ऊपर बिल्डिंग बनती है और हार्डली आज तक भी एक भी कोई आपको हादसा वहाँ देखने। तो टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल टू रजिस्ट और टू सस्टेन इन द, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप देखिए ह्यूमन लोड इज़ मिनिमम, जो हमारा अपना वेट है वो बिल्डिंग के वेट के सामने जो है 0.01% भी नहीं है। अगर बिल्डिंग ढंग से डिज़ाइन नहीं होगी तो उसका अपना वेट इतना ज़्यादा है कि वो खड़ी नहीं रह सकती। और आपको वाइब्रेशन केवल भूकंप में सुनाई देती है, वाइब्रेशन हमेशा होती है, लेकिन हमारी बॉडी जो है यूज टू हो जाती है, अंदर वाइब्रेशन चलती हैं, हमेशा चलती हैं। तो बिल्डिंग को डिज़ाइन इसलिए किया जाता है, उसमें एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं, उसका जो स्टील डिज़ाइन, बीम एंड कॉलम डिज़ाइन, तो वो आगे हमेशा जितना कोड्स रेगुलरली रिवाइज होते रहते हैं और जो कोड्स हैं उसके हिसाब से बिल्डिंगें बनती हैं। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर द मोस्ट सेफेस्ट बिल्डिंग जिसमें आप रह सकते हैं। मुझे लगता है आपकी बातों को सुनकर लोगों का भरोसा बहुत जगा होगा क्योंकि सबके मन में एक डर रहता है। लेकिन भरोसा शब्द, उसी पर मैं वापस आती हूँ कि एक तरफ तकनीक होता है, लेकिन तकनीक से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति अगर जाता है, कोई घर अगर चाहता है तो वो भरोसे वाले बिल्डर से चाहता है। ये इस भरोसे के निर्माण में कितनी दिक्कत होती है? हाँ देखिए, ये इस भरोसे को तोड़ा भी हम ही लोगों ने, हम डेवलपर्स ने, और इसको कायम भी जो है हम ही करेंगे। तो कुछ तो जैसे हमने कहा कि रिफॉर्म्स हुए, चाहे वो GST का रिफॉर्म हुआ या रेरा का रिफॉर्म हुआ, उससे ऑटोमेटिकली एक जो है फ़िल्टर आप कह सकते हैं वो लग गया है। जो है आज की डेट में लॉज भी ऐसे हो गए हैं कि कोई आदमी गलत करना चाहे तो गलत नहीं कर पा रहा। एक एग्जांपल मैं बताऊं कि कभी हमने एक तरफ हम बैंकों से लोन ले रहे हैं और एक तरफ हमारे बैंकों में 300 400 करोड़ की FD पड़ी है जस्ट बिकॉज ऑफ द रेरा कंट्रोल, कि जो भी पैसा अगर बाहर से आया है आप खर्च नहीं कर सकते, कि एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में नहीं ले जा सकते। तो इस तरह के कंट्रोल पहले नहीं थे। और दूसरा जो है अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज की डेट में फेलियर की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, उसको आदमी जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सेकेंडली, जो नॉलेज थ्रू AI, थ्रू ये मोबाइल ने सबको इतना ज़्यादा जो है अवेयर कर दिया है कि अगर किसी आदमी का एक प्रोजेक्ट ख़राब होगा तो वो दूसरे प्रोजेक्ट को मार्केट करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन सर्च अवेलेबल है, हर एक का पास्ट हिस्ट्री अवेलेबल है।
मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म से पहले भी बोलता हूँ कि हम 2000 रुपये की कमीज़ खरीदने जाते हैं तो ज़रूर 2-3 जगह चेक कर लेते हैं, वही क्या है, इसका जो कॉटन है, क्या कपड़ा है। लेकिन कई बार घर खरीदने के लिए किसी स्कीम में या किसी के कहने से घर खरीद लेते हैं। तो अपनी थोड़ी सी सर्च, आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, पास रिकॉर्ड क्या है, पास डिलीवरी क्या है, लोकेशन क्या है, और जितना मर्जी एआई हो जाए, जितना मर्जी फ़ोन हो जाए, एटलीस्ट साइट के ऊपर ज़रूर विजिट कीजिए, किस तरह की बिल्डिंग बन रही है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा, क्वालिटी क्या है। तो मकान एक सीरियस चीज़ है, लेने के बाद कम से कम 8 से 10 साल 15 साल आदमी नहीं बदलता अगर कोई मजबूरी ना हो, तो एक पूरी लाइफ जनरेशन आपकी उसमें गुजरती है। तो इट्स अ सीरियस प्रोडक्ट। इसकी अच्छी तरह से अगर आप जो है इसकी थोड़ी सी अपनी रिसर्च बढ़ाएंगे तो यू विल गेट डेफिनेटली ए गुड प्रोडक्ट। और आज के आने वाले टाइम के अंदर, जैसे मैंने कई बार रिपीट किया, कि चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, बढ़िया मिलेंगी, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, लोकेशन एंड योर डिज़ायर। आमतौर पर जब भी किसी बिज़नेस की बात होती है तो हम केवल उन चीज़ों को, उन पैसों को, ऐसी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन मैं हमेशा देखती हूँ कि एक जो व्यक्ति का निर्माण होता है ना, उससे लोग बहुत प्रेरणा लेते हैं। अगर मैं आपसे, आपका कोई लाइफ लेसन, आप जब भी किसी को बताते हैं, अपने अपने जीवन से कुछ सीख कर बताता है इंसान, ताकि हम जब अब इस सेशन का, इस सत्र का अंत करें तो उन बातों के साथ साथ आपकी उस सीख के साथ भी हम अंत करें। देखिए, आदमी के जीवन में सीख तो कभी ख़त्म नहीं होती, हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ नया सीखना होता है, हर प्रोजेक्ट हमें कुछ नई चीज़ सिखाता है। प्लस जो एक हमारे कस्टमर से जो जुड़ा हुआ है, आप कह सकते हैं गॉड फैमिली, आज 70,000 से ज़्यादा हम मकान डिलीवर करते हैं, 70,000 फैमिली का एक परिवार बन चुका है। उनके फीडबैक आते रहते हैं, उनको हम सुनते हैं, चेंज करते हैं, और जो कमियां होती हैं किसी एक प्रोजेक्ट में, तो लगातार द चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट जो है, तो अपने आप को लगातार इम्प्रूव जो है वो करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज तक का जो एक रिकॉर्ड है कि भाई जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लिया उसे पूरा किया। एक जिम्मेवारी, तो मैं हमेशा पर्सनली ये मानता हूँ कि क्योंकि हमारा अपना पर्टिकुलर ग्रुप मैक्सिमम जो है एंड यूज़र बेस्ड प्रोजेक्ट्स बनाता है। हमने बहुत अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए हैं, जहाँ 20 लाख, 30 लाख और 40 लाख रुपए के मकान हमने दिए। उस 30-40 लाख रुपए में भी हाउसिंग लोन का कंट्रीब्यूशन 80% के करीब होता है। तो लेकिन जो 20% होता है वही इतना इम्पॉर्टेंट होता है, और वो पैसा आप हमारे हाथ में देते हो। और मतलब रियल इस्टेट ही एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आप पहले पैसे मेरे को देते हो और फिर घर बैठ जाते हो कि मेरे को फिर मकान मिलेगा 4 साल के बाद। तो ये भरोसा किसी और प्रोडक्ट में नहीं है। तो ये भरोसा अगर कोई हमारे पे कर रहा है तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। तो ये जिम्मेवारी जो लोग, ये जिम्मेवारी, प्यार और विश्वास जो हमारे पे दिखाते हैं, इसको हम लगातार बनाए रखें, इम्प्रूव करें और बेटर घर, कम कॉस्ट के अंदर, अच्छी फैसिलिटी से। तो यही एक कंपनी का जो एम है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इतने घर बनाने, इतने बनाना है, लेकिन जो जिम्मेवारी हाथ में लें, जो प्रोजेक्ट लें, वो एक सही टाइम पे अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, अच्छे घर, अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ, ये जो रिश्ता एक बना हुआ है, इस रिश्ते को आगे और मजबूत बनाते जाएंगे। पर फीडबैक का प्रोसेस चलता है बहुत ज़्यादा। फीडबैक का सबसे बड़ा प्रोसेस का एग्जांपल ये कि 40 साल से मेरा एक ही टेलीफोन नंबर है और मैं हर फ़ोन उठाता हूँ। दूसरा, लोग अपने बनाए हुए घरों में नहीं जा सकते। आई प्राउडली सेड कि आज से 20 साल पहले भी मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो तो मैं उसमें घर में जाके और किसी भी घर में जाके बेल बजा सकता हूँ, तो एक कप चाय ज़रूर मेरे को वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये भरोसा बहुत बड़ी बात है कि नहीं तो लोग अपने बनाए हुए कॉम्प्लेक्सेस में जो है नहीं घुस पाते। तो ये एक जो भरोसा है, और फीडबैक तो कॉन्स्टेंटली हम कि जो मटेरियल हमने आज से 10 साल पहले किसी प्रोजेक्ट में यूज़ किया था, वो 10 साल के बाद कैसे बिहेव कर रहा है, तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते। तो हमने बहुत इंटरनल अपने आप को इम्प्रूवमेंट्स जो किए हैं, तो वो उसका भी फ़ायदा हमें हमेशा कॉन्स्टेंटली जो है मिलता रहता है। बहुत सरल और बहुत खुलकर जो बातें आपने की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज गौड़ जी, हमसे यहाँ पर ये सारी बातें साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद श्वेता, धन्यवाद मनोज जी। मनोज जी, एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, इंदौर से। हमारे कोई साथी आ रहे थे दिल्ली, तो उन्होंने कहा कि आपसे कैसे मिलें। तो मैंने कहा कि मैं नोएडा में रहता हूँ। तो बोले, अरे मुझे तो गौर सिटी जाना है। तो हमने कहा ठीक है, नोएडा में। बोले, आप तो नोएडा में रहते हैं ना, मुझे तो गौर सिटी जाना है, तो वहाँ कैसे मिलेंगे आप। तो ये आपकी उपलब्धि है। ज़ोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए।